नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूआर स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और अभी तक आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है और आपके कक्षा की पूरी तैयारी इसी चैनल पे करवाई जाएगी। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपके लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखें। पहला प्रश्न है, अवसद का प्रश्न है, भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी कहाँ का निवासी था? विद्यार्थियों, आपको आंसर आता है जरूर कमेंट में बताइए। बाकी हमने भी आंसर आगे दे रखा है। अरब अमीरात, ईरान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अरब का निवासी था भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा में बना भगवान विष्णु का नरसिंह के रूप में भित्ति चित्र किस काल का है? यानी आपको बताना है कि एलोरा की जो गुफा है उसमें भगवान विष्णु का नरसिंह के रूप में भित्ति चित्र बना हुआ है, वो किस काल का है? राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल, गुर्जर प्रतिहार, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ये राष्ट्रकूट काल का है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूर ने किस शासक को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा हुमायूं को हराकर। किसको? हुमायूं को। किसने हराया? शेरशाह सूरी ने। किस पर अधिकार किया? दिल्ली पर। अगला प्रश्न है, अकबरनामा और आईन अकबरी किसकी कृतियां हैं? यानी ये किताबें किसकी हैं? अकबरनामा और आईन अकबरी ये दोनों किताब हैं, ये किसने लिखी? अकबर, टोडरमल, अबुल फजल, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ये अबुल फजल की कृतियां हैं। तो ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर। अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा। और क्या लिखा था? आईन अकबरी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फटाफट मैं बता देता हूं। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां श्रेणियां कहलाई। यानी वर्णों के अंदर ही जो नई जातियां पैदा हुई उनको श्रेणियां कहा गया। अगला है कि बुर्जी अयोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां हैं। बुर्जी हैं वो अयोमों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां हैं। कौन सी? बुर्जी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, बुर्जी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरी खाली जगह है कि अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़ कटांग में शित्रजार गांव थे। किसमें? अकबरनामा में। यहाँ पे रिक्त स्थान में आ जाएगा अकबरनामा। अगला प्रश्न है कि बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने खाली जगह और को अनुदान दिए, ठीक है। तो इसका रिक्त स्थान आपको भरना है। फिर उसके बाद में अपन डायरेक्ट चलते हैं नवे प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न है कि वीर शैव आंदोलन प्रारंभ करने वाले 3 प्रमुख संतों के नाम बताइए। कौन से आंदोलन? वीर शैव आंदोलन। तो बसवन्ना, अल्मा प्रभु और अक्कम महादेवी, इन्होंने यह आंदोलन चालू किया था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने किसकी सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिवाजी ने किसकी सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की? तो शिवाजी एक शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने योद्धा परिवार यानी देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। किसकी? देशमुखों की सहायता से। अगला प्रश्न है कि मणिप्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताइए। तो मणिप्रवालम क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ के 2 भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग की गई संकेतों की ओर संकेत करता है। मणिप्रवालम शैली में लिखी पुस्तक का नाम लीला तिलकम है। अगला प्रश्न है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कारण बताइए। कैसे करता है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, यानी आपस में क्रिया करता रहता है पर्यावरण के साथ में, और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। किस तरह से? अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मानव ने क्रमशः पर्यावरण के उपयोग के कई तरीके सीख लिए हैं, जैसे कि फसलों को उगाता है पर्यावरण के अंदर ही, पशुओं को पालता है, स्थायी जीवन जीता है, व्यापार, वाणिज्य, सूचना तंत्र, परिवहन आदि।
अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पक्का आएगा। शेल किसे कहते हैं? शेल कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। यानी जहाँ पे अपन बैठे हैं इसकी परपट्टी बनाने वाले जो प्राकृतिक पिंड हैं इसे शेल कहा जाता है। शेल विभिन्न रंग के यानी अलग अलग रंग हो सकते हैं, विभिन्न आकार यानी छोटा बड़ा हो सकता है और अलग अलग गठन में भी हो सकते हैं। मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शेल, अवसादी शेल, कायांतरित शेल। याद आया ना विद्यार्थियों, आपको सर ने पढ़ाया था शेल 3 प्रकार के आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल होते हैं। अगला प्रश्न है अपरदन क्या है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। यानी जो भूमि का ये पृष्ठ है जिसके ऊपर अपन रहते हैं इस पर जल के द्वारा यानी पानी के द्वारा, पवन यानी हवा के द्वारा और हिम यानी बर्फ के द्वारा विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय यानी यहाँ से मिट्टी का एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना क्षय कहलाता है। तो क्षय अपरदन कहलाता है। जैसे कि नदियों के द्वारा बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है, नदियाँ चलती हैं फिर एक जगह पे बाढ़कृत मैदान बनाती हैं। हवा से रेगिस्तान में बालू टिब्बों का निर्माण आदि इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है वर्षा से क्या तात्पर्य है? संक्षिप्त में लिखिए। तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। यानी ऊपर से जल गिरता है उसे वर्षा कहते हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। यानी जमीन के अंदर का भौम जल है इसमें मीठा पानी है वो ज़्यादातर वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। यानी वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, सहवनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ये प्रश्न पक्का आएगा, वर्षा कितने प्रकार की होती है या वर्षा के 3 प्रकार लिखो तो सहवनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अगला प्रश्न है कि महासागरीय गतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो महासागरीय गतियों को 3 भागों में बांट सकते हैं, तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब और क्यों की गई? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना। अगला प्रश्न है सहारा रेगिस्तान की प्रमुख विशेषता बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो यहाँ से आपको एक पहला पॉइंट याद रखना है कि ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यह रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, यानी 11 देशों में फैला हुआ है। यहाँ की जलवायु अत्यंत गर्म और शुष्क है। यहाँ की जलवायु यानी यहाँ का जो वातावरण है वो अत्यंत गर्म और शुष्क है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म होते हैं व रातें ठंडी होती हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री 55 डिग्री के आसपास में चला जाता है और रात होते होते यहाँ पे ठंडी पड़ने लगती है। यानी दिन गर्म और रात ठंडी होती हैं। यहाँ धूल भरी आंधियाँ व गर्म वायु चलती है। जिस तरह से अपने राजस्थान में भी जो थार रेगिस्तान है यहाँ पे उनाले के समय यानी गर्मियों के मौसम में गर्म हवाएं चलती हैं, वैसे ही यहाँ पे सहारा रेगिस्तान में भी गर्म धूल भरी आंधियाँ चलती रहती हैं। अगला प्रश्न है कि शासन लोगों के समानता के अधिकार की किस तरह से रक्षा करता है? फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है कि उन कारणों पर विचार कीजिए जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालते हैं। 21वां प्रश्न है कि विधायक को जनता का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है? तो विद्यार्थियों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विधायक का चुनाव जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके करती है, यानी वोट देकर विधायक को चुनती है जिससे वे विधानसभा का सदस्य बन जाते हैं। यहाँ से जीतने के बाद में जयपुर वगैरह अपनी राजधानी होती है वहाँ विधानसभा में जाते हैं, उनका सदस्य बन जाते हैं। जहाँ विधायक जनता की समस्याओं पर चर्चा करते हैं, यानी अपने अपने क्षेत्र की जो जनता की समस्या है उनके ऊपर बातचीत करते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, यानी उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी अपनी बात उच्च स्तर तक पहुँचाते हैं। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के काम के दोहरे बोझ से क्या अभिप्राय है? फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कि रास सुंदरी देवी कौन थी? तो रास सुंदरी देवी सन 1800 में पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। एक महिला थी। उन्होंने 60 वर्ष की अवस्था में बंगाल में अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था अमार जीबोन, यानी मेरी जबान मेरी जिंदगी। अबान का मतलब वो पश्चिम बंगाल की भाषा है और ये किसी महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा थी।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 की राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की विशेषता बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान उष्णकटिबंधीय कंटीले वन ये राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में, ये आपको याद रखना है। इन वनों में झाड़ियाँ एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। ज़्यादातर इन वनों में क्या होता है? झाड़ियाँ होती हैं और कंटीले यानी कांटेदार वृक्ष होते हैं। मुख्य रूप से वृक्षों की बात करें तो रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि हैं। इनकी विशेषता की बात करें तो यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है, फिर भी ये जीवित रहते हैं। अधिक तापमान को भी सहन कर लेते हैं और कम वर्षा में भी ये जीवित रहते हैं। इन क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। इन पेड़ों की पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी होती है ताकि इनका जो वाष्पीकरण है यानी जल कम उड़ता है, खर्च कम होता है। और पेड़ों की जड़ें गहरी होती है यानी बहुत गहराई ऊंडाई तक होती हैं और वहाँ से जल को खींच के लाती हैं, जिनसे ये जमीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। तो विद्यार्थियों सौर ऊर्जा के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। तो राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है और सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राजस्थान राज्य द्वारा सौर ऊर्जा 40 शत सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बडाला जोधपुर में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना की गई है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। पूरा पेपर मैंने आपको समझाया है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर अपना कमेंट कीजिएगा आप कहाँ से वीडियो को देख रहे थे। साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या देख रहे हैं, आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगला पेपर कौन से विषय का चाहिए जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।